27 फरवरी 2000 जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। रात का अंधेरा पूरे इलाके को ढक चुका था, लेकिन इसी अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला था जो भारतीय सेना के इतिहास में सबसे दर्दनाक पन्नों में दर्ज होने वाला था। दोस्तों, अचानक पाकिस्तान की तरफ से भारी मोर्टार सेलिंग शुरू हो गई। गोलियां और धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। निशाना था अशोक लिसनिंग पोस्ट, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोस्ट जो भारतीय सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। यहां 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान तैनात थे। समस्या यह थी कि यह पोस्ट 3 तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों से घिरी हुई थी। ऊपर से लगातार हो रही सेलिंग ने हालात तो और मुश्किल बना दिए थे, लेकिन भारतीय जवान पीछे हटने वालों में से नहीं थे। ऑर्डर साफ था, अपनी पोजीशन होल्ड करो, दुश्मन को 1 इंच भी आगे मत बढ़ने देना। जवान अपनी जान की परवाह किए बिना जवाबी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इसी सेलिंग की आड़ में पाकिस्तान एक और बड़ा खेल कर रहा था। अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने 25 खतरनाक आतंकवादियों को एसएसजी कमांडो की यूनिफॉर्म पहनाकर एलओसी के पार भेज दिया था। जैसे ही ये लोग भारतीय बंकरों के करीब पहुंचे, इन्होंने अचानक हमला शुरू कर दिया। सबसे आगे ड्यूटी पर तैनात थे 70 मराठा लाइट इन्फेंट्री के बहादुर सैनिक भाव साहेब माटुती तालेकर। उन्होंने बिना डरे मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा था और अंधेरे का फायदा उठाकर बेहद करीब तक पहुंच चुका था। इन 25 आतंकियों की टोली को लीड कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया को डराने वाला था। उसका नाम था इलियास कश्मीरी। उस रात उसने ऐसी क्रूरता दिखाई जिसने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने पीछे से हमला किया, भाव साहेब तालेकर का गला काट दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इलियास कश्मीरी उस कटे हुए सिर को ट्रॉफी की तरह लेकर पाकिस्तान वापस गया और फिर वह सीधे पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के पास पहुंचा। कहा जाता है कि वहां उसकी खुलकर तारीफ की गई। यही वह पल था जब एक खूंखार आतंकवादी का नाम पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में तेजी से ऊपर उठने लगा। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन था इलियास कश्मीरी, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। 10 फरवरी 1964 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भिम्बर जिले में उसका जन्म हुआ था। शुरुआत में वह एक आम छात्र था। उसने इस्लामाबाद की अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कॉलेज के दिनों में उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। वह कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में आने लगा। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ, उसने पढ़ाई छोड़ दी और कराची के जामिया उलूम अल इस्लामिया मदरसा में पहुंच गया। उस समय यह सिर्फ एक मदरसा नहीं था, वह उन जगहों में से एक था जहां भविष्य के कई आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे। यहीं उसकी मुलाकात आईएसआई के अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना के लोगों से हुई। उसकी कट्टर सोच और जिहाद के प्रति जुनून को देखकर पाकिस्तानी सेना ने उसे अपने इलाइट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप यानी एसएसजी का हिस्सा बना लिया। 1980 का दशक अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना मौजूद थी। दूसरी तरफ अमेरिका, सीआईए, आईएसआई और ओसामा बिन लादेन जैसे लोग अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे। इसी दौरान आईएसआई ने अपने नए और होनहार लड़ाके इलियास कश्मीरी को नॉर्थ वजीरिस्तान के मिरनशाह भेजा। उसका काम था आतंकियों को लैंडमाइंस और एक्सप्लोसिव की एडवांस ट्रेनिंग देना। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने पलटी मार दी। अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक भीषण लड़ाई के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि इलियास कश्मीरी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी एक आंख पूरी तरह नष्ट हो गई, दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर भी कट गई। चारों तरफ खून ही खून था। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन वह मौत के मुंह से वापस लौट आया। हालांकि उसकी एक आंख हमेशा के लिए जा चुकी थी और यहीं से शुरू हुई उस वन आई टेररिस्ट की पहचान। अफगान युद्ध खत्म हुआ, सोवियत सेना वापस लौट गई, लेकिन पाकिस्तान के पास अब इस लड़ाके के लिए नया मिशन था। 1991 में उसे हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का जम्मू कश्मीर क्षेत्र का चीफ कमांडर बना दिया गया। इसके बाद उसने बनाई अपनी सबसे खतरनाक यूनिट ब्रिगेड 313। यह कोई साधारण आतंकी ग्रुप नहीं था। इसमें शामिल होने के लिए फिजिकल टेस्ट और मेंटल टेस्ट दोनों होते थे। सिर्फ सबसे खतरनाक और सबसे कट्टर लोगों को ही इसमें जगह मिलती थी। इलियास ने पीओके के कोटली इलाके में अपना बेस बनाया और यहीं से उसने कश्मीर घाटी में आतंक का नया चैप्टर शुरू किया। इस समय घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। सीमा पार से लगातार हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी भेजे जा रहे थे। कश्मीर घाटी में आतंक का नेटवर्क लगातार फैल रहा था। इसी दौरान एक और बड़ा नाम भारत के सामने आया, मौलाना मसूद अजहर। उसका मिशन था कश्मीर में सक्रिय अलग अलग आतंकी संगठनों को एकजुट करना और भारत के खिलाफ आतंकवाद को और मजबूत बनाना। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों भी पूरी तरह अलर्ट थी और आखिरकार अनंतनाग में भारतीय सुरक्षा बल ने मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया और यह गिरफ्तार पाकिस्तान और आईएसआई के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। रावलपिंडी में बैठे आईएसआई अधिकारियों की नींद उड़ चुकी थी। उधर इलियास कश्मीरी भी बेचैन था। वह अपने साथी को छुड़ाने के लिए एक से एक बड़ी साजिश तैयार करने लगा और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन अल हदीद। इस ऑपरेशन में इलियास कश्मीरी ने एक खतरनाक आतंकी उमर सईद शेख के साथ हाथ मिलाया। प्लान साफ था, भारत सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना और इसके लिए चुना गया विदेशी नागरिकों को। दिल्ली के 4 वेस्टर्न टूरिस्ट को अपहरण कर लिया गया। इनमें अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। आतंकियों को उम्मीद थी कि अगर विदेशी नागरिकों की जान खतरे में होगी तो दुनिया भर की सरकारें भारत पर दबाव बनाएगी और मसूद अजहर को रिहा करवाने की कोशिश करेगी। अपहरण के बाद इन लोगों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सेफ हाउस में रखा गया, लेकिन आतंकियों ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कम आंक लिया था। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देर रात मेहनत शुरू कर दी। इंटेलिजेंस इनपुट जुटाए गए,
कई जगह छापेमारी हुई और आखिरकार उस सेफ हाउस का पता चल गया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रेस्क्यू। सहारनपुर के उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, दोनों तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में उमर शहीद शेख घायल हो गया। कुछ ही देर बाद वह गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे बड़ी बात, सभी विदेशी नागरिक सुरक्षित वापस ले लिए गए। आतंकियों का पूरा प्लान फेल हो चुका था, लेकिन इलियास कश्मीरी फिर भी बच निकला। वह उस समय वहां मौजूद था, लेकिन घेराबंदी का फायदा उठाकर किसी तरह अंधेरे में गायब हो गया। उसका बच निकलना आने वाले समय में और भी खतरनाक साबित होने वाला था। 1995 में वह एक बार फिर अपने साथी नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल के साथ भारत में घुस गया। इस बार भी उसका मकसद कोई नई साजिश रचना था, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। पुंछ इलाके में एक चेक पोस्ट पर रूटीन चेकिंग के दौरान सेना को इन दोनों पर शक हुआ। जब पूछताछ शुरू हुई और पहचान सामने आई तो जवान भी हैरान रह गए। जिस आदमी की तलाश लंबे समय से की जा रही थी वह उनके सामने खड़ा था, इलियास कश्मीरी। भारतीय सेना ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इलियास को हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। करीब 2 साल तक वह भारतीय कानून को गिरफ्त में रहा। ऐसा लग रहा था कि अब उसका आतंक का सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से इलियास कश्मीरी जेल से फरार हो गया। एक दिन अचानक वह गायब हो गया। भारत के हाथ से दुनिया का एक बड़ा आतंकी निकल चुका था। उसका साथी लंगड़ियाल जेल में ही रह गया, लेकिन इलियास पाकिस्तान पहुंच गया और उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। वहां पर आईएसआई और आतंकी संगठनों ने एक लीजेंड का दर्जा दे दिया उसे। अब उसका नाम आतंकवाद की दुनिया में तेजी से फैल रहा था। फिर आया 11 सितंबर 2001, जब अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। पूरी दुनिया बदल गई। अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू किया। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान के सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को साफ संदेश दिया, या तो हमारे साथ खड़े हो या आतंकवादियों के साथ। मजबूरी में मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन यह फैसला इलियास कश्मीरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि पाकिस्तान ने जिहाद के साथ गद्दारी कर दी है। वह अमेरिका से नफरत करता था और अब उसे अपने ही देश की सेना से नफरत होने लगी। 2002 में आईएसआई ने उस पर दबाव डाला कि वह अपनी ब्रिगेड 313 बंद कर दे और जैसे मोहम्मद में शामिल हो जाए, लेकिन इलियास ने साफ मना कर दिया। वह किसी के आदेश पर चलने वाला आदमी नहीं था। तनाव बढ़ता गया और फिर दिसंबर 2003 में उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तान को हिला दिया। उसने खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश रच दी। बॉम्ब अटैक की योजना बनाई गई, लेकिन यह प्लान सफल नहीं हो सका। पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद 4 साल तक उसे जेल में रखा गया। पूछताछ हुई, टॉर्चर हुआ, लेकिन जब 2007 में वह जेल से बाहर निकला तो वह पहले वाला इलियास नहीं था। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। और उसी साल पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हुई लाल मस्जिद क्राइसिस। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद कट्टरपंथी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका था। मस्जिद से जुड़े हजारों छात्रों को कट्टर विचारधारा सिखाई जा रही थी। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि वहां समानांतर सरिया कोर्ट तक चलने लगी। लोगों का अपहरण किया जाने लगा, दुकानों को जलाया जा गया, महिलाओं को धमकियां दी जाने लगी। यहां तक कहा गया कि जो महिला बुर्का नहीं पहनेगी उसके चेहरे पर तेजाब फेंका जाएगा। मामला इतना बढ़ गया कि चीन तक नाराज हो गया, क्योंकि उसके नागरिक भी प्रभावित हो रहे थे वहां पर। आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने अपनी राजधानी में ऑपरेशन साइलेंस शुरू किया। 4 जुलाई 2007 को मस्जिद को घेर लिया गया। 10 जुलाई को एसएसजी कमांडो अंदर घुसे। भारी लड़ाई हुई। अब्दुल अजीज भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया, जबकि उसका भाई अब्दुल राशिद गाजी मारा गया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर पड़ा इलियास कश्मीरी पर। उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। अब उसने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खुला युद्ध घोषित कर दिया। अब वह आईएसआई का मोहरा नहीं था, अब वह सीधे ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के संपर्क में था और जल्द ही वह अलकायदा ग्लोबल कमांडर बनने वाला था। और यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे खूनी चैप्टर। लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद इलियास कश्मीरी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं था, अब उसका निशाना पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और अमेरिका तीनों बन चुके थे। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू होता है। लाल मस्जिद कांड के बाद इलियास सीधे ओसामा बिन लादेन के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह अलकायदा के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में गिना जाने लगा। उसकी ब्रिगेड 313 अब पहले जैसी नहीं रही थी। इसमें सिर्फ उसके पुराने लड़ाके नहीं थे, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-जंगवी और पाकिस्तान सेना से बगावत कर चुके कई कट्टर लड़ाके भी शामिल हो चुके थे। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स के कुछ पूर्व अधिकारी भी उसके नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे। अब इलियास के पास पैसा था, हथियार थे, ट्रेनिंग थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास हजारों कट्टर समर्थक थे। और सबसे पहले उसने हमला किया अपने देश पर। 2008 में पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी चीफ जनरल अमीर फैजल अलवी की खुलेआम हत्या कर दी गई। फिर 2009 में लाहौर स्थित आईएसआई हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ। इसके बाद रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक जीएचक्यू पर हमला हुआ। इन हमलों ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। इलियास पाकिस्तान सेना को साफ संदेश दे रहा था कि तुमने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। लेकिन इन सबके बावजूद भारत के खिलाफ उसकी नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। और फिर आया 26 नवंबर 2008, जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। मुंबई पर आतंकियों ने हमला किया। ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबेरॉय होटल, सीएसटी स्टेशन, पूरा शहर दहशत में था।
दुनिया को उस समय लग रहा था कि यह सिर्फ लश्कर तैयबा का ऑपरेशन था, लेकिन बाद में जांच में कई नई बातें सामने आई। डेविड कोडमैन हेडली, जिसने मुंबई हमले में सबसे पहले कई बार शहर की रेकी की थी, उसका संबंध सिर्फ लश्कर से नहीं था। हेडली का एक और बड़ा हैंडलर था इलियास कश्मीरी। हेडली कई बार वजीरिस्तान के कैंपों में इलियास से मिलता था और उसकी रणनीतियां पर काम करता था। जब हेडली एफबीआई की गिरफ्त में आया तो उसने जांचकर्ताओं को एक चौंकाने वाली बात बताई। मुंबई हमलों के दौरान आतंकियों और उनके आकाओं के बीच जो वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी, उनमें एक आवाज हेडली ने तुरंत पहचान ली। उसके अनुसार कराची के कंट्रोल रूम में आतंकियों को निर्देश देने वाले में से इलियास कश्मीरी भी शामिल था। लेकिन उसकी कहानी यही नहीं रुकती। फरवरी 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में भयानक बम धमाका हुआ। जांच में इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और रियाज भटकल का नाम सामने आया, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा पार से इस नेटवर्क को गाइड करने वालों में इलियास कश्मीरी का भी नाम जुड़ चुका था। अब उसका नेटवर्क सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं था, वह पूरी दुनिया में बड़े हमलों के लिए योजना बना रहा था। 2009 में उसने यूरोप को दहलाने की साजिश रची। डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून प्रकाशित किए थे। इलियास ने बदला लेने का फैसला लिया। उसने डेविड हेडली और तहबूर राना के साथ मिलकर एक ऑपरेशन तैयार किया। कोड नेम था मिक्की माउस प्रोजेक्ट। लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं था। उसकी योजना बेहद भयावह थी। उसने अपने लोगों को निर्देश दिया कि अखबार के ऑफिस में घुसकर पहले एडिटर और कार्टूनिस्ट को ढूंढना है। उन्हें सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि उनके सिर काटकर पूरी दुनिया को डराना है। वह चाहता था कि पूरा हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो ताकि पूरी दुनिया में दहशत फैले। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। एफबीआई और यूरोपीय एजेंसियों के समय रहते जानकारी मिल गई। हेडली और तहब्बुर राना गिरफ्तार कर लिए गए। एक बार हमला होने से फिर बच गया। लेकिन इसी दौरान इलियास ने एक और ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने अमेरिका को झकझोर दिया। दिसंबर 2009 अफगानिस्तान का CIA बेस चैंपमैन, एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया। इस हमले में CIA के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। जांच आगे बढ़ी तो एक बार फिर वही नाम सामने आया, इलियास कश्मीरी। अब अमेरिका के लिए वह सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। अगस्त 2010 में अमेरिकी विदेशी विभाग ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा गया। अलकायदा के अंदर लोग इसे नेक्स्ट ओसामा कहने लगे थे। फिर आया 2 मई 2011 ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। अमेरिकी नेवी सील पाकिस्तान के अब्दाबद में घुसे और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। पूरी दुनिया की नजर अब अलकायदा के अगले बड़े नेता पर थी और अमेरिका की सूची में सबसे ऊपर नाम था इलियास कश्मीरी। CIA अब उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। ओसामा की मौत के बाद वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी वजीरिस्तान, कभी किसी नए सेफ हाउस में। उसे लग रहा था कि वह बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि CIA के सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम और ग्राउंड इन्फॉर्मर हर पल उसका पीछा कर रहे थे। फिर आई 3 जून 2011 की रात। साउथ वजीरिस्तान के एक इलाके में सेबों का बड़ा बाग था। उसी बाग के बीच में एक सेफ हाउस में इलियास अपने 8 साथियों के साथ बैठा था। चाय चल रही थी, भविष्य के हमलों की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हजारों फीट ऊपर आसमान में मौत मंडरा रही थी। CIA का प्रेडेटर ड्रोन उस सेफ हाउस को लगातार ट्रैक कर रहा था। वर्जीनिया में बैठे ऑपरेटरों की स्क्रीन पर हर मूवमेंट दिखाई दे रही थी। फिर आदेश मिला, टारगेट कंफर्म। कुछ सेकंड बाद ड्रोन ने हेलफायर मिसाइल दागी। अगले ही पल पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। जबरदस्त विस्फोट हुआ। सेफ हाउस हवा में उड़ गया। पूरा कंपाउंड मलबे में बदल गया। और जिस आदमी ने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को सालों तक परेशान किया था, जिसने हजारों लोगों की मौत की साजिशें रची थी, जिसने भारतीय सैनिकों का सिर काटा था, वह उसी मलबे के नीचे खत्म हो चुका था। इलाका तालिबान के नियंत्रण में था, इसलिए उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद हुज्जी और फिर अलकायदा ने आधिकारिक बयान जारी किया। उनके सबसे खतरनाक कमांडरों में से एक मौलाना इलियास कश्मीरी अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। और इसी के साथ खत्म हुई उस आतंकवादी की कहानी जिसे कभी दुनिया का सबसे खतरनाक जिहादी कमांडर कहा जाता था। दोस्तों, धुरंधर फिल्म में जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर दिखाया गया है, वह काफी हद तक इसी इलियास कश्मीरी से प्रेरित माना जाता है। एक ऐसा आदमी जिसने आतंकवाद की दुनिया में डर का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन आखिरकार वही हिंसा उसके अपने अंत की वजह बन गई।